द पीडीएस ट्रिनिटी में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं माननीय श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया। प्रशासन जब होता है तो वो ताकत से होता है। कई धर्म तो ऐसे हैं अपने को बारूद बांध के उड़ा देते हैं कि साहब हम जिहाद कर रहे हैं। तो हम तो महाकुंभ में जा रहे हैं, 10 घंटे का जाम ना हो। नगर पालिका से 51,000 दिलाना चालू कर। जब हम लोग हटे तो वो 51,000 उनको मिलना बंद हो। आप पर गुंडागर्दी के आरोप भी लगते रहे हैं। देखो भैया ये बुंदेलखंड है। 15 दिन बाद एक केस हमारे ऊपर रजिस्टर। ये कहो कि हम जिला बदर जैसी कई कार्रवाइयां और बुंदेलखंड की सामान्य बोलचाल की भाषा में भी थोड़ा गाली एक दूसरे को देने का प्रावधान है। Welcome to the PDS Trinity. नमस्कार दोस्तों, द पीडीएस ट्रिनिटी में आपका स्वागत है। हमें आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं छतरपुर जिले के बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य माननीय श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया। तो आज हम उनसे उनके व्यक्तिगत जीवन एवं राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। हमें आशा है कि आप सभी को हमारे इस पॉडकास्ट में आनंद आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट के माध्यम से सभी हमारे देखने वाले भाइयों को उनका बहुत अभिनंदन। आप अपने व्यक्तित्व के बारे में बताइए, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, किस प्रकार की आपकी पर्सनालिटी है? पर्सनालिटी तो लोग डिसाइड करते हैं, जो जिनके बीच में हम काम करते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, हर का एक स्वभाव होता है। ऐसा कहा गया है कि जो दुनिया में जिस आत्मा ने जन्म लिया या जो पदार्थ है उसका एक अपना स्वभाव होता है। तो हम लोगों के बारे में जो लोग धारणा बनाते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। हो सकता है आपके अंदर बहुत अन्य खूबियां हो, लेकिन जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। अब अलग अलग दृष्टिकोण से उसके अलग अलग स्वरूप होते हैं। अब हमारे जो गुरुजी हैं वो ये कहते हैं कि हमारे और जो घर के बड़े हैं वो ये कहते हैं कि घर में इतनी पीढ़ियों को देखने के बाद धर्म के प्रति लगाव रखने वाला और धार्मिक प्रवृत्ति का हमारे पीढ़ी में किसी ने अभी कोई ऐसा हुआ नहीं। तो ये हमारे घर वालों की धारणा है। समाज में धारणा है कि तेज गति से काम करना, थोड़ा ताकत के साथ काम करना, थोड़ा उसमें एक पुट होना चाहिए कि प्रशासन जब होता है तो वो ताकत से होता है, तो और वो अच्छा प्रशासन होता है, क्योंकि हम लोगों की हित के लिए काम करना है। तो बनी बनाई एक परिपाटी है, और उस परिपाटी को आप तभी तोड़ पाते हो जब आपके अंदर एक आपका जो स्वभाव है, आपको उस स्वभाव को आप थोड़ा सा ताकत से, उस स्वभाव में वो ताकत का समावेश हो, तो आप उसको अच्छे से कर पाते हो। तो लोगों के बीच में वो पर्सनैलिटी है। दोस्तों के बीच में ये पर्सनैलिटी है कि जो दोस्तों के आपस के बहुत सारी चीजें होती हैं, आनंद के लिए करते हैं, वो घूमते फिरते हैं और बहुत सारी। उसमें जब से हम लोग कॉलेज टाइम से हम लोग हैं, तो उसमें ये सबका मानना रहता था कि जो भी चीजें में उनको आनंद मिलता है उसमें हमको कम मिलता है, लेकिन हम लोग फिर भी सब साथ में रहते थे, घूमते थे, फिरते थे। तो वही उनका मानना ये रहता था कि ये एक अलग टाइप की व्यक्ति है, जिसको ये सब चीजें जो युवाओं को पसंद होती हैं उस समय वो अच्छी नहीं लगती। उस समय जैसे उनको पसंद है कि चलो सब इकट्ठे होके कहीं पे पार्टी करें। हमारा मानना ऐसे रहता था कि चलो कोई जगह ऐसी है जो जहाँ हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, वहां चलना चाहिए। तो जब हम युवा होते हैं तो इन चीजों से थोड़ा सा लोगों का अट्रैक्शन कम होता है, जो चीज हमको आनंद दे। इसी धारणा से हमारे युवा जो है कहीं नशे में फंस जाते हैं, तो उनको लगता है कि यही आनंदित करने वाली चीज है। तो उनके दोस्तों के नजरिए से ये इस टाइप की पर्सनैलिटी। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोगों ने अपना कर्म क्षेत्र राजनीति बनाया, तो राजनीतिक क्षेत्र में कोई किसी को आगे नहीं निकलने देता। जब आप निकलोगे तो आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो आप सफल भी हो जाओ, लेकिन हम लोग कैसे भी करके थोड़े से
सफल हो गए तो समझ लो आप तो उनके नजरिए में अलग पर्सनैलिटी है। हाँ, और राजनीति में ये भी भाव होता है कि आप कितना भी अच्छा किसी के साथ करें, उसका स्वार्थ क्या है इसके अनुरूप वो अपना व्यवहार तय करता है, या उसमें लाभ किस में है उसको तो अनुरूप वो व्यवहार तय करता है। अब हम वहां पे कोई संस्कार की बात करेंगे कोई, तो ये चीजें होती नहीं, और ये आज से नहीं अनादिकाल से चला है। भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का शिशुपाल, हाँ, वो उनको बहुत सारी उटपटांग चीजें बोलता था, फिर उसका उन्होंने वध कर दिया। तो ऐसे राजनीतिक क्षेत्रों में ये है कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे लोगों को जब कैसा कुछ नहीं, जो काम करने वाला है हम लोग कोशिश करते हैं वो पीछे ना रहे। बिल्कुल। जब हमने आपको काम दिया, दूसरे को काम दिया, जिसने काम कर दिया लगातार वो काम करने में उसका उत्साह और जुनून बना रहा, उसको आगे ले गए। तो कोई रहता है कार्यकर्ता का निर्माण, ये राजनीति की एक व्यवस्था होती है कि कार्यक्रम से कार्यकर्ता का कैसे निर्माण करें, तो उनके नजरिए से ये पर्सनैलिटी है। ऐसे विभिन्न रूपों में जिसका जैसा दृष्टिकोण है उसकी वैसे पर्सनालिटी है। लेकिन हमारा मानना ये है कि हमने इस मनुष्य जीवन में जन्म लिया है, हमारी सनातन संस्कृति ने जो हमको बताए हैं मार्ग, उन्हीं मार्गों को कैसे हम मजबूत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र मजबूत हो, हमारा कर्म क्षेत्र मजबूत हो। कर्म जो जीवन में हमने तय किया कि हमको ये बनना है, तो पढ़ने वाला जब तक वो करे ना तब तक वो करे। जैसे अवध ओझा जी बोलते हैं कि सुबह 5 बजे उठो, 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ो और लौट के आओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो और अपने काम में जुट जाओ। तो हमारा मानना है हमेशा आनंदित होकर अपने काम को करना चाहिए, अपने मन को खुश रखें। हम अपने समाज, गांव, गली आए हैं तो फिर 4 ऋण अपने शास्त्रों में वर्णित, उन ऋणों को ऋण हो पिता के प्रति, समाज के प्रति, और ऐसे इसके लिए काम करते रहो। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग जिस पदों पे रहे हैं, हमेशा से जो लोकल की चीजें हैं उनको हमने उनसे कनेक्ट करके और फिर स्थापित करने की कोशिश करी है। तो एक समावेशी काम करने की हमने कोशिश करी है, और लोग उसके बारे में अलग अलग धारणाएं बना के, फिर देखो आप हम लोग पॉलिटिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव ये तो चलता है, जिसका जैसा काम हुआ नहीं हुआ तो उसके अनुसार अपना, और विरोधियों का काम है कि कुछ ना कुछ आपको किसी मुद्दे पे तो आपको घेरेंगे। ऐसे एक हम लोगों का काम यह है कि लोगों की मदद करनी चाहिए और अपना आध्यात्मिक क्षेत्र मजबूत करो, अपने क्षेत्र के आगे बढ़ाने के लिए काम करो। जी सर, हाल ही में आप महाकुंभ में होकर आए हैं, तो सर वहाँ के बारे में बताइए कि किस प्रकार की वाइब थी, आपको कैसा फील हुआ, और अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी बताइए। देखिए, महाकुंभ जो है, जो हम लोगों ने रिसर्च करी, क्योंकि हमारा मानना ये है कि ज्ञान जो है वो सबको होना चाहिए। जी। हम क्यों महाकुंभ में जाएं, ये दूसरे लोग बता रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे शास्त्रों में है, पौराणिक कथाओं में है, वेदों और अन्य पुराणों और इसमें उल्लेख नहीं उपनिषद वगैरह में, लेकिन पौराणिक कथाओं में इसकी एक कथा है और वैज्ञानिकता से भी ये जुड़ा है। और कुंभ के पीछे का जो दर्शन है वो बड़ा मजबूत है। हमारे जो ऋषि मुनीषी हैं, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उन सब ने ये सोचा कि कोई एक जगह तो ऐसी हो जहां हम सब बैठें, जितने वैष्णव हैं, शैव हैं, रामानंदी हैं, जितने संप्रदाय सनातन में हैं, वो सब जुड़े आपस में, उनके जो मतभेद हैं उनको दूर करें, एक धर्म सभा हो, लोग सब धार्मिक लोग जुड़े, जितने साधु संत पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने पुण्य अर्जित किए हैं, तपस्या करी है, वो वहां पे आए, अपने उनके हम दर्शन करें, जो सामान्य मनुष्य हैं वो उनके दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर आए। और इसके सबके पीछे एक वैज्ञानिकता है। जिस लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड पे ये कुंभ आयोजित होते हैं और जिस कालखंड में होते हैं, जब गुरु सिंह वृषभ और कुंभ राशि में होते हैं, तो ये महाकुंभ या कुंभ का मेला लगाया जाता है। तो उस समय जो पानी की ग्रेविटी है इन नदियों की, जिसके किनारे ये लगाए जाते हैं, उनके अंदर काफी ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। और फिर ये जितने हमारे पुण्यात्मा है, तपस्वी हैं, जब ये इसमें नहाते हैं तो उनका एक अलग, उसका एक पॉजिटिव जो वातावरण है वो बनता है। इसलिए हमको उसमें जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इस कुंभ में
कई सारे यज्ञ चल रहे हैं, 200-300 यज्ञ चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ चल रहे हैं, कितनी आहुतियां जा रही हैं, कितनी कथाएं हो रही हैं। टीवी में ये सब नहीं दिखा रहे, कितने लोग महात्मा साधु सब भजन पूजन कर रहे हैं। तो उसका एक आध्यात्मिक महत्व है और इसमें शामिल हो, और शामिल होकर सिर्फ नहा के भागना नहीं है, वहां सब रुक के हम उस धर्म सभा में उन संतों के दर्शन करके वहां की जो पॉजिटिविटी हो उसको हम कैसे हम अपने कंट्रोल में करें, उस पॉजिटिविटी को, और जीवन हम अच्छा करें, ये हमारा ध्येय होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस बार के महाकुंभ में आप इमेजिन करो कि 50 करोड़ लोग किसी एक शहर में किसी एक नदी में नहा के निकल रहे हैं, आपस में कोई उनका दुराभाव नहीं है। इतने सारे धर्म हम देखते हैं पूरे जो विश्व में फैले हैं, आप अगर उनको, उन धर्मों के इतने अनुयायियों को अगर एक जगह कहीं पे नहलाएंगे या कहीं एक जगह इकट्ठा करेंगे तो आपस में ही उनका, हम देखते हैं कितने सारे देश जो है वो एक ही धर्म के होने के बाद भी विभिन्न संप्रदायों, उनके जो अंदर जो उनके शाखाएं हैं, उनके कारण वो आपस में मार कूट रहे हैं। और कई धर्म तो ऐसे हैं कि जो अपने को बारूद बांध के उड़ा देते हैं कि साहब हम जिहाद कर रहे हैं। तो हम तो महाकुंभ में जा रहे हैं, 10 घंटे का जाम ना हो, 10 किलोमीटर पैदल ना चलो आप, तो महाकुंभ का मजा नहीं है। आपका तो मजा तब है जब आप बढ़िया जाम में फंसो, वो तपस्या, वो धैर्य की परीक्षा, वो साधना, या तो आप आध्यात्मिक रूप से तपस्या करो, या आप अगर हम सामाजिक जीवन में है तो वो यही तपस्या है जो आपके दिमाग की बेचैनी को खत्म करेगी, आपके अंदर धैर्य पैदा करेगी, आपके अंदर लड़ने की क्षमता जो शरीर में और दिमाग में पैदा करेगी। जब आप 10 घंटे जाम में हो, फिर 10 किलोमीटर पैदल चलना है आपको, इसके पीछे ये सब प्रयोजन भी है कि लोग आध्यात्मिक दिमागी रूप से मजबूत बने। उनके अंदर जो आजकल बेचैनी है, उनके युवा है तो उसके अंदर बेचैनी है, उसको अब जल्दी सफल होना है, कोई भी रास्ता पकड़ के वो आगे आना चाह रहा है, आप अपराध की तरफ चला जाएगा वो, क्योंकि उसको बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं। तो उस इन सब चीजों में ये स्थिरता प्रदान करती है, हमारी बेचैनी को खत्म करती है, एक सुनियोजित जीवन जीने की कला को विकसित करती है। इसलिए महाकुंभ में सबको जाना चाहिए। हमको बहुत आनंद आया, हम लोग 3 दिन वहां रुके, माताजी पिताजी को वहां ले गए, जाम में भी थोड़ा बहुत रहे और नॉमिनल बहुत कम जाम में, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ जाम दिखा रहे हैं, तो ये नहीं बता रहे कितने सारे लोग आ रहे हैं। कहीं कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी का किसी से कोई द्वेष नहीं है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, सब आपस में आनंद से गंगा नदी में स्नान करके बढ़िया साधु संतों का जो सानिध्य है वो प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा कर रहे हैं। इतनी सारी वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है जो वहाँ इन तपस्या से पैदा हो रही है। कुंभ तो जाना चाहिए, सबको नहाना चाहिए। आप इसके पहले भी और किसी कुंभ मेले में शामिल हुए? हम लोग हरिद्वार और उज्जैन, नासिक भर बचा जहाँ अभी हम लोग नहीं गए, वो अभी लगेगा 28 में, तो वहाँ पे भी हम लोग शामिल होंगे। आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या आपके ऊपर किसी पर्टिकुलर नेता या फिर किसी विचारधारा का प्रभाव रहा है? नहीं, निश्चित रूप से क्या होता है, जब हम कोई भी कर्म क्षेत्र को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस जरूर होता है। कोई IAS बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है, कोई अच्छा व्यापारी बनना चाहता है, जो कोई कलाकार बनना चाहता है, तो निश्चित रूप से जो उसका वो है कहीं किसी न किसी से प्रभावित जरूर होता है। हमारे घर में हमारे दादाजी जो थे वो राजनीति में थे, 4 बार जिला अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी में, और उनकी भावना ये थी कि वो यहाँ पे छतरपुर में मकान या घर उन्होंने इसलिए बनाया था कि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते थे रिटायरमेंट के बाद। पुलिस जैसी नौकरी जो उन्होंने यहाँ पे करी, और जहाँ उन्होंने नौकरी करी वहां पे ही पूरा समय राजनीति करी, ये बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि जब हम पुलिस जैसी पुलिस में नौकरी करते हैं और फिर उसी स्थान पे राजनीति करने का तय करते हैं, या तो हम रिटायर होकर अपने घर जाते हैं, कहीं नौकरी करते हैं। हमारे दादाजी ने यहीं पे पूरी नौकरी की और यहाँ पे ही उन्होंने राजनीति करने का, तो आप सोचो उनका आत्मविश्वास कितना मजबूत होगा, उनका ऑरा कितना मजबूत होगा और उनका चरित्र कितना मजबूत होगा कि जिस क्षेत्र में नौकरी करी और वहीं पे, नहीं तो उन पे एलिगेशन होते हैं पुलिस पे कि उनने फलाने केस में हमें फर्जी केस लगा दिया, फलाने में हमसे रिश्वत ले ली। तो आप सोचो उन्होंने कितनी ईमानदारी और ऑनेस्टी से काम किया होगा कि उन्होंने ये तय किया कि हमको इस क्षेत्र में
काम यहाँ छतरपुर में ही काम करना, और उनने काम किया, भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे और उस समय भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मजबूत किया। जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत सीमित दायरे में थी, यहाँ पे समाजवादियों का ये गढ़ था, समाजवादी जो थे वो यहाँ पे काम करते थे और कांग्रेस थी यहाँ पे, तो उन्होंने गांव-गांव पैदल चल के पार्टी से लोगों को जोड़ना, 20-20 दिन वो घर में नहीं आते थे। उस समय जब उनका निधन हो गया 1998 में, तो हमारे मोहल्ले के जो हमारी कॉलोनी है, उस कॉलोनी के बहुत जो हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा कि कक्का के बाद अब कौन, उनको कक्का बोलते थे, कक्का के बाद अब कौन संभालेगा। तो ये एक जो तीर जय है वो हम लोग तो तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी करने के बाद जब उनका ये भाव जो था कि कक्का के बाद कौन संभालेगा, तो मानसिक रूप से हमको ये लगा कि अगर हम नौकरी करने जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा कि हमने अपने व्यक्तिगत जीवन को ज्यादा महत्व दिया। चूंकि हमारे दादाजी की ये भावना थी छतरपुर में, तो वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करी, हम लोगों ने भी तय किया कि हमको भी उसी दल, उसी पार्टी में काम करना है जिसमें दादाजी ने काम किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम किया। विद्यार्थी परिषद से शुरुआत करी, फिर युवा विद्यार्थी परिषद के विभिन्न सारे उस विभिन्न पदों पे काम करने के बाद धर्म जागरण का जो संघ का एक अनुषांगिक संगठन, उसमें जिला संयोजक के रूप में काम किया। फिर उसके बाद युवा मोर्चे में जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष, ऐसे विभिन्न पदों में रहने का अवसर मिला। और राजनीति से हम लोगों का कैसे भला कर सकते हैं, जब हमने छतरपुर आए तो हमने ये देखा कि हर नेता के बाहर एक पेड़ है, 5 कुर्सी हैं, एक घड़ा है और घड़े में ही बंधा हुआ एक पानी का गिलास है, और उस गिलास में आप पानी पी लो, वहां बैठ जाओ। तो हमको ये लगा कि भाई हर व्यक्ति का एक अपना सम्मान होता है, उसका स्वाभिमान होता है, उसका आत्मसम्मान होता है। राजनीतिक जीवन में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा पहला लक्ष्य ही ये होना चाहिए कि हमको अपने क्षेत्र की जनता का सम्मान, स्वाभिमान न केवल सुरक्षित रखना है बल्कि बढ़ाना भी है। हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान, स्वाभिमान न केवल सुरक्षित रखना है बल्कि बढ़ाना भी है। और हमेशा आप देखो, हमारे पौराणिक जीवन, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, भगवान विष्णु ने भी अवतार जो लिए वो जय और विजय के लिए। यानी जब भृगु ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस बन जाओ, तो उन्होंने उसको भी उनको तारने के लिए वो यहाँ धरती पे उन्होंने 3 जन्म लिए। तो आप समझो कि उनको सम्मान, उनका स्वाभिमान, उनका आत्मसम्मान ये बचाना था कि वो राक्षस योनि में न रह जाए। तो उनके लिए ईश्वर भी इस धरती में आ गए। तो आपके साथ जो लोग हैं, आपके क्षेत्र की जो जनता है, बुंदेलखंड का ये स्वरूप ना हो कि हम पलायन करने वाले लोग हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है लोगों के लिए, किसान परेशान हैं। जो छतरपुर, और जब हम लोग पढ़ते थे और जब बाहर कहीं पे खेलने जाते थे यूनिवर्सिटी से, तो जब हम लोग बताते थे कि हम लोग छतरपुर से हैं, सागर जिले में, बुंदेलखंड से, तो सबको ये लगता था पता नहीं कौन सा एक ग्रामीण इलाका है। जबकि हमारा बहुत क्षेत्र का जो है वो बहुत एक औरा है बुंदेलखंड का, प्राचीन काल से है। तो हमको लगा कि राजनीतिक जीवन में बब्बा जी के कारण आना और फिर आके लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान, एक गरीब व्यक्ति का भी स्वाभिमान है, उसको भी सुरक्षित करें। यहाँ पे जो आते हैं कर्मचारी, अधिकारी, दूसरे बाहर से आते हैं, काम करने वाले ठेकेदार और अन्य जो लोग बाहर से आते हैं, तो हमारे यहाँ के लोगों के अंदर तो ये भावना हो कि हमको अच्छा एक कॉन्ट्रैक्टर बनना है, हमको अच्छा उद्योगपति बनना है, हमको अपने क्षेत्र को आगे ले जाना है, ये भावना। और हम लोगों ने रह के ये यहाँ पे विकसित करने का काम किया, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया कि वो यहाँ पे नई नई चीजों को करें, उनको सुविधा प्रदान करी। नगर पालिका में रहे तो वहां सुविधा प्रदान करी, जब हम पार्टी के पदों में रहे तो नए नए लोगों को लेके आए। हालांकि उसमें एलिगेशन भी होते हैं कि साहब इनने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन संपूर्णता तब है हमारे व्यक्तित्व में जब हम लोगों जो हम सोचते हैं उसको धरती में उतार। इसलिए राजनीतिक जीवन में यहाँ पे आके और अपने क्षेत्र को आगे ले जाएं हम, ऐसा मन में जब विचार आया तो हम लोग
जुट पड़े राजनीतिक जीवन में। आप भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं और आपकी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं और युवा मोर्चा जैसे कई अन्य पदों पर आप जब रहे हैं, तो एक उन पदों में एक वैल्यू रहती थी कि हाँ कोई है उस पद पर, वो कुछ ना कुछ सुनने में आता रहता था कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, कि मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन आजकल उन्हीं पदों पर बहुत सारे लोग हैं और कुछ मतलब पता नहीं काम हो रहे होंगे पर लेकिन उन चीज़ों का पता नहीं चल रहा है, तो ना उन पदों की कुछ वैल्यू रह गई है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि आज के समय में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए भैया, ऐसा है कि ये आदमी के जीवन पे निर्भर करता है कि उसको चलना कैसे है। कोई तेज गति से चलना चाहता है, और जैसे हमारा मानना हमेशा से ये है कि हमको अपने 30 त्योहार बहुत अच्छे मनाने चाहिए, बहुत गरिमा के साथ मनाने चाहिए और बहुत जोश के साथ मनाने, फुल ऑफ लाइफ होना। बनारस के बारे में एक चीज कहते हैं, एक बातचीत लेते हैं कि जो बनारस है वो शिव की नगरी है। पूरे विश्व में जब प्रलय आएगा तो सिर्फ बनारस बचेगा, काशी बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, ऐसा मान्यता है। तो काशी के लोग जो हैं वो फुल ऑफ लाइफ, पूरी जिंदगी जो है वो बिल्कुल आनंद होके जीते हैं, ये वहाँ का एक कल्चर है। बुंदेलखंड भी ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ भगवान श्री राम 11 वर्ष रहे। सोचो आप, तो वो तो कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ बात होगी उसमें। तो हमने भी हमेशा जीवन में ये तय किया कि हमको फुल ऑफ लाइफ रहना है। जहाँ पे जो काम मिलेगा उस काम का आनंद करो और उस काम को बिल्कुल उल्लास के साथ अपन चलें। अगर हम नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं तो कोई नियम और परिपाटी जो है वो लोगों की सुविधा के लिए है। नियम और परिपाटी की व्याख्या इस तरीके से करो आप जिससे काम ना हो, ये गलत। नियमों की परिवार और परिपाटी की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को सुविधा प्रदान करे। हमने सुविधा प्रदान करी पूरा जन कार्यालय के माध्यम से। हालांकि उसमें हमारे विरोधियों ने कहा कि साहब घर नगर पालिका घर से चला रहे हैं, उनको पता नहीं था कि हमने 10-12 नए अभी भी है वो जन कार्यालय। तो वो लोगों को सुविधा हम कैसे दे सकते हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग कैंप लगाते थे, बाहर से आने वाले जो बच्चे हैं खुद ही हम पढ़ते थे और खुद ही कैंप लगाते थे कि जो उनको एडमिशन में समस्या है, किसी को कमरा नहीं मिल रहा है, किसी को और समस्या है, किसी की टीसी नहीं कट रही है, किसी को, तो यहाँ पे आते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो हमको मदद करनी चाहिए उन्हीं। तो हम लोगों ने ये कोशिश करी। तो जब भी जो पद हमको मिला हम लोगों ने उसके अंदर जान डाल के और उसको आगे उसका कितना ज्यादा उपयोग लोगों के हित में हम कर सकते हैं ये हमने प्रयास किया। ये वही नगर पालिका है जहाँ पे हमने 10,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए। हालांकि अज्ञानता की वजह से और पूरी उसकी जानकारी न होने की वजह से लोगों ने उसको और हमसे बदला निकालने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि उसमें से 5-6 हजार निरस्त करा दिए। बोले साहब ये तो घोटाला है। जबकि प्रधानमंत्री जी की ऐसी इच्छा है कि जिसके पास घर नहीं है उसको घर देना। अब जो बेचारा 10 साल से यहाँ झुग्गी बना के रह रहा उसके पास कहाँ से रजिस्ट्री आएगी, उसके पास कहाँ से आपने उसको वो दिया नहीं, पट्टा दिया नहीं, तो कहाँ से आएगा। वो तो बेचारा कितनी भी सरकार की योजना ला दो आप, वो तो घूमता रहेगा। तो हमने उसके दर्द को समझ के काम किया। छतरपुर में ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां थी जहाँ पे कह देते थे कि साहब विद्युत का कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो वो भ्रष्टाचार होता था। वो आता था जो कनेक्शन करने वाला है वो कितने भी पैसे लेता था उनसे और एक डोरी डाल के वो रहते थे। हमने नगर पालिका से खंबे लगा के उसको लाइट पहुंचा दी। तो आप जब लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसे जब हम पार्टी के पदों में रहे तो नए कैसे लोग हैं, कोई भी लड़का अगर दिख गया उसके पास 10-20 लड़कों की ऐसे टीम है, हम लोग खुद ही उसके घर में चाय पीने पहुंच जाते थे, उसको अपने से जोड़ें। ये नहीं कि वो हमारे पास आए, उसके अंदर जो जान है, उसके अंदर जो शक्ति है, उसका उपयोग कैसे करें। नहीं तो फिर वो शक्ति और ऊर्जा है आपके अंदर और अगर उसका उपयोग आप नहीं करोगे तो वो कहीं गलत जगह पे लगेगी, फिर वो अपराध की तरफ जाएगा, फिर वो अब दूसरे अन्य कामों की तरफ जाएगा। इससे अच्छा है उसको कंस्ट्रक्टिव कामों में अपन सकारात्मक तरीके से लगा दें। इसलिए युवा मोर्चे में जब हम लोग थे तो हम लोग की ये शिकायत होती थी कि साहब ये भाजपा को ओवरलैप कर रहे हैं युवा मोर्चा वाले। जब हम लोग भाजपा में थे तो उनको लगता था कि और जो जनप्रतिनिधि हैं भाजपा उन पे हावी दिख रही है, संगठन उन पे हावी दिख रहा है। ऐसा होता नहीं था। होता ये है कि जब हम जीवंतता से फुल ऑफ लाइफ जिंदगी में सब काम करने की सोचते हैं तो हम कहते हैं ना फिल्मों में एक
डायलॉग है कि कैरेक्टर में रहो आप, तो आप किसी भी जो कैरेक्टर है उसको जीवंत बना देते। कई कलाकार ऐसे हैं कि अगर उनको 6-6 महीने भूखे रह के पेट कम करना है, शरीर कम करना है, वो करते हैं। कभी शरीर बढ़ाना है तो बढ़ाते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर दिखाई देते। तो छतरपुर में जिसका खामियाजा भी है, जैसे हमने जो नगर पालिका में हम लोग जब पाइपलाइन डाली, तो ऊपर जो हमारे प्रमुख सचिव थे विवेक अग्रवाल जी, बहुत अच्छे वो थे, अच्छे वर्कर थे, कर नहीं पाओ। और 10 साल यहाँ प्रोजेक्ट चलते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया केन विद इसका, ये यहाँ पे जो लाइन आई है धसान नदी से, कि देखो 14-20 साल से नहीं हुआ वो काम। हमने कहा आप सर हमको मौका दो, ये हम लोग की, अच्छा हम लोग ने किया, जल्दी से खोद के पाइपलाइन डालने की कोशिश करी, वो खुद ही रह गई, खुद कुछ थोड़ी। तो इलेक्शन में लोगों ने कह दिया कि पूरा शहर खुदा है। जिसका हमको प्रॉफिट होना चाहिए था उसका नुकसान हो गया। तो जब हम इलेक्शन लड़ने गए तो विरोधियों ने कह दिया कि पूरे शहर में ये माहौल बना दिया कि भैया शहर खुदा पड़ा है। किसी ने ये नहीं देखा कि 2 साल के अंदर हम उस पाइपलाइन का जो 78 करोड़ की थी उसका टेंडर करके उसको हमने डालना चालू कर। किसी ने ये नहीं सोचा कि छतरपुर में पहले से पाइपलाइन क्यों नहीं है, क्यों किसी ने प्रयास नहीं किया। हमारे बनने के बाद ही धसान परियोजना से पानी क्यों छतरपुर आया, जबकि वो पास 2001 में हो गई थी। उसके बाद उसका ओवर बजट हो गई, वो उस बजट को कैसे ठीक किया। तो ये क्या होता है, ऐसे जब हम युवा मोर्चे के या जब हम लोग अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, तो हमने कार्यकर्ता का सम्मान, बूथ का कार्यकर्ता, सिर्फ कहने की बात नहीं कि हमारा कार्यकर्ता देवतुल्य है। हमने कहा हम उसको देवतुल्य मानेंगे, और जो वो कहेगा, जैसा उसका मन और मानस होगा वैसे हम लोग काम करेंगे। और अगर उसको कहीं परेशानी हुई तो हम लोग, अपनी सरकार हो कुछ भी हो, हम लोग सड़क पर उतर। कई बार ऐसे हुआ कि उसका सम्मान तो हम बचा पाए, लेकिन जनता में नेगेटिव छवि हम लोगों की बना दी कि भैया ये तो छोटी छोटी सी बातों में आराज ऐसा पैदा कर देते हैं। वो कोई बाहर के लोगों ने नहीं किया, हमारी पार्टी के ही जो बहुत अच्छे लोग हैं, जिनको जो हम मत, जिनका मत हमसे नहीं मिल रहा होगा, उन्होंने इस तरीके से एक भावना, लोगों का हित कैसे हो, कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे बचे, उनको नियम परिपाटी से दूर करके हम कैसे आगे बढ़ाएं, उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाएं, उनका जो पेड़ के नीचे पानी और उस जो प्रक्रिया से उनको अलग करें, जो हम हो उनके लिए सुलभ हो, वो कभी भी आए हमसे बातचीत करे, दिन रात 24 घंटे कभी भी हम उनके लिए उपलब्ध हो। ये तब होता है जब आप अपने काम का आनंद लेते हैं, और वो पद जो है, जैसे ही आप आनंदित होने लगते हो अपने काम से, तो वो पद में एक अलग ऊर्जा आ जाती है। और इसलिए जब भी हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिलती है, उसके हालांकि नुकसान भी बहुत होते हैं, लेकिन हाँ, ये आत्मसंतुष्टि रहती है कि हमने जो भी काम किए, तो हमको रीढ़ की हड्डी के साथ है। रीढ़ की हड्डी से आशा है मतलब हम अपनी वैचारिक रूप से जो हम सोचते हैं उसको हमने लागू किया और लोगों की मदद की। छतरपुर के अंदर आप सोचो, बेचारे किलिया वाले हैं, बहुत हम बहुत ऐसे बहुत अमीर इलाके से है नहीं, गांव से बहुत सारे लोग शहर में आते हैं व्यापार करने। उनको लगता है कि साहब हम जाएंगे तो हमको कुछ वहां से पैसे कमाएंगे। कोई काम करने से जो शहर में कराने लोग आते हैं, उनको लगता है कोई है जो हमारी मदद करे। हम वहां भटकेंगे तो कोई हमें कुछ नहीं तो पानी पिला दो, आप एक कहीं पे प्याऊ खोल के आप उसको पानी पिला दो, गर्मी में वो भटक रहा है, सर्दियों में आग जलवा दो। ये सब मदद करने के तरीके हैं। जैसे कोई खत्म हो गया, उसके पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं, तो हम कह रहे हैं ये तो सरकार की नीति नहीं। ऐसे हम नगर पालिका में हमने उसकी समस्या पे काम किया, एम्बुलेंस चलाई, हमने सांसद जी से एम्बुलेंस ली। कोई सेक्टर ऐसा, शिक्षा के क्षेत्र में हम गए तो वो जीवंतता आती है, लोगों को एक ट्रस्ट बनता है, एक विश्वास बनता है कि कोई है जो हमारी मदद करेगा। अगर किसी मोहल्ले में मान लीजिए 10 लड़के ये सोचते हैं कि हमको कोई धार्मिक आयोजन कराना है, सामाजिक आयोजन कराना है, खेल कूद की कोई प्रतियोगिता करानी है, बस कोई विश्वास रहता है कि कोई है जिसके पास हम जाएंगे, वो बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करता है। कई बार क्या होता है, जो विरोधी होते हैं उसका, जैसे जिस
बेचारे टेंट वाले से हमने टेंट लगाया, उसका पेमेंट ही जब हम लोग चले गए नगर पालिका से तो बेचारे को उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। भाई हम कर तो लोगों के हित के ही काम रहे, लेकिन लोगों का हित जो है वो बेचारा कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं देखो उसकी अच्छी चीज है और बुरी चीज भी है। और आज के परिवेश में रीढ़ की हड्डी वाले आदमी को जो नेता और जो कम्युनिटी है, जनता तो पसंद करती है उसको, लेकिन और सब लोग जो है उनको लगता है, अधिकारियों को लगता है कि रीढ़ की हड्डी वाला नेता होना नहीं चाहिए। कोरोना जैसी बीमारी में जब हमारी टीम आप देखो कि जब लोग घुसे थे तब नए नए लड़के खाना बांट रहे हैं। आप तो ये इन्फ्लुएंस है ना, उनके घर वालों का विश्वास देखो, उनके घर का बेटा जब एक ऐसा वातावरण बना हो पूरे शहर में कि भी जो निकलेगा तो उसको समझ लो चला जाना है, मतलब ऐसा वातावरण। उसके बाद जो है हम लोगों ने खाना बांटा पूरे शहर में, वो छिड़काव किया, उस कीटनाशक का छिड़काव किया। तो आप सोचो कि जो नए लोग हैं ये सब उन बच्चों ने किया। उस समय किसी प्रशासनिक अधिकारी ने खाना बांटने पे ही रोक लगा दी कि साहब ये खाना जो है ये, मतलब आप सोचो ऐसे टेढ़े मेढ़े काम कर रहे हैं जहाँ पे जिस फ्लोर पे रुकने से लोगों को उस कोरोना बीमारी का जो फ्लोर बनाया था उसमें न भर्ती करके दूसरे में भर्ती कर रहे हैं, और फिर सब लोग कह रहे हैं बड़ी अच्छी व्यवस्था। जब आप रीढ़ की हड्डी पैदा करते हो अपने शरीर में तो उससे क्या होता है कि उससे लाभ तो लोगों को होता है, लेकिन राजनीतिक तौर पे आपके कैरियर को भी क्षति पहुंचती है, क्योंकि जो उस समय आपके समकालीन नेता लोग हैं वो उसको, जैसे जो जन कार्यालय काहे के लिए खुला होगा, लोगों की मदद करने के लिए कि भाई जो नगर पालिका में जा रहा है परेशान हो रहा है उसको हम एक सुविधा केंद्र दे दें कि भैया वहां अगर कोई तुमको परेशान कर रहा है आओ यहाँ पे अपनी ये सुविधा लो। लेकिन उसको उड़ा दिया कि साहब नगर पालिका घर से चल रही। अरे कहीं से भी चल रही, लोगों के हित की चल रही कि नहीं चल रही, जनता में ये समझ बनाने में अभी छतरपुर में समय लगेगा। कौन नेता उनके हित के लिए काम करने वाला है और कौन नेता उनका उपयोग करके राजनीतिक जीवन को जी रहा है। उनने अपना जीवन सिर्फ इस आधार पे कि एक पार्टी का जनाधार है और उस जनाधार से हम आगे निकल जाए, और एक ये है कि हम पार्टी के जनाधार को भी आगे बढ़ाएं और लोगों के हित का भी काम, लोगों के लिए काम करें। हम अगर वो भूखा है तो हमारी ड्यूटी ये है कि हम उसको कहीं से भी अरेंजमेंट करके खाना खिलाएं। अगर वो परेशान है, छतरपुर शहर में आया है, उसने छतरपुर शहर में अगर कदम रखा है तो एक बहुत अच्छी उपन्यास थी रात दरबारी श्री लालचंद्र शुक्ला की, उसमें एक लंगड़ा रहता है, वो बेचारा वो रोज जो है अपाहिज होता है, वो रोज शहर आता है काहे के लिए, बड़ी तैयारी होती है घर में, उसको अपनी नकल निकलवानी रहती, और वो शहर में आता है। तो वो जब शहर में आता है तो उसको वो घर में ये कह के आता है कि आज हम काम करा के आ जाएंगे, लेकिन वो करा नहीं पाता, और जब वो खत्म होता है तो उसको वो अपने परिजन से कह सकता है कि हम तो नहीं निकलवा पाए लेकिन तुम निकलवाते हैं। तो ये व्यवस्था जो है हम पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमको लगता है कि जो व्यवस्था हमारे लिए अनुकूल है वो व्यवस्था हमको करनी चाहिए, लोग परेशान ना हो, ये पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कहाँ वो घर बना रहा है नगर पालिका वाले न परेशान करने, राजनीतिक जीवन में वो कुछ करना चाह रहा है, लेकिन कहीं अगर उसको कमी दिख रही है, उसके पास कोई संसाधन का अभाव है, तो उसकी प्रतिभा वहीं दफन ना हो जाए। और जैसे हमने कहा कि सबका सम्मान सुरक्षित हो, अगर सब्जी लगाने वाले के सम्मान की भी कद्र है, एक सामान्य कार्यकर्ता की भी सम्मान की कद्र है, अगर उसने मनुष्य का जन्म लिया है उसका सम्मान भी हम सुरक्षित रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने लगते हैं तो वो पद जो है अपने आप सुशोभित हो जाता है। तो छतरपुर जिले के बहुत से यूथ आपको आइडल मानते हैं, हीरो मानते हैं, या फिर यूं कहें कि इंस्पिरेशन मानते हैं। तो ऐसा मतलब क्या कारण है, क्या रीजन है कि छतरपुर का यूथ आपसे इतना जुड़ाव फील करता है, और जबकि अभी जो पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं उनसे जुड़ाव इतना नहीं हो पा रहा है? देखिए ऐसे होता है कि ये तो लोगों के जब आप उनसे कनेक्ट करते हो, उनके जीवन की आवश्यकताओं से कनेक्ट करते हो, उनके जीवन के जो उनका जो काम करना है उनको आप मोटिवेट करते हो। आप पॉडकास्ट चला रहे हो, अगर हम आपके साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, आपका पॉडकास्ट
कैसे अच्छा हो, आप कैसे आज जीवन में आगे जाओ। जो भी व्यक्ति आपकी ये चिंता करेगा वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। वो कोई भी हो, वो नेता हो सकता है, वो आपके घर के लोग हो सकते हैं, वो आपके दोस्त यार हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। जब हम जीवन को जीते हैं तो उस यात्रा में जो लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं, वैसे अमूमन ये हमारे यहाँ मान्यता है कि सिर्फ माँ बाप के अलावा कोई नहीं चाहता कि तुम सफल हो। एक माँ बाप है जो चाहते हैं कि उनका लड़का सफल हो जाए, तो उसके अलावा कोई नहीं चाहता कि वो सफल हो। तो आप इस धारणा को जब हम बनाते हैं कि हमको अपने जीवन में न केवल खुद सफल होना है, बल्कि हमको एक सफल लोगों की टीम भी खड़ी करनी, जो आपके जाने के बाद भी जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो वो जो अपना योगदान देगी। जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा आयोजन होता है, राम अर्चा बोलते हैं उसको, राम की अर्चना होती है, पूरा सिस्टम होता है। जब वो राम की अर्चना होती तो उसके 4 वो होते हैं। सबसे पहला जो उसका वो पहला जो राउंड होता है उसका ऐसे बोले तो अपन उसमें हर उनसे जीवन से जुड़े हर लोगों का आवाहन उसमें हम करते हैं। अयोध्या का, गंगा नदी का, देवताओं का, उनके साथ वालों का, उनके परिजनों का, उनके दोस्तों का, फिर भगवान राम के उनके 1000 नामों से किसी भी चीज से अर्चना करते। तो ये आप समझो कि भगवान ने भी ये संदेश हमको दिया कि भैया आपको लोगों के जो अपने से सामाजिक रूप से अपने जो क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग हैं उनसे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उनके जीवन में कहीं पे भी अगर आप एक बूंद बन के भी उनके साथी बन गए तो आपको, हम लोग खेल के क्षेत्र में अगर आप सोचो, हम लोगों के राजनीतिक जीवन में आने के पहले कि कौन कल्पना है कि कोई खिलाड़ी किसी नेता के पास जाए और वो उसको या फाइनेंशियली मदद कर दे या जूते दिला दे या उसको किट दिला दे। ये असंभव सी बात है। हम लोग भी यहाँ पे खेले हैं। कोई अच्छा कलाकार है वो जाए और वो उनसे कहे कि साहब हमको आप ये चीज दिला दो और हमको इससे बड़ी मदद हो जाएगी। तो ये असंभव सी चीज है। कहीं कोई हमारे क्षेत्र विशेष की ये बात और लोग अभी भी बोलते हैं। जैसे मेला अन्नपूर्णम मेला था यहाँ पे, जब हम लोग पहली बार गए वहां पे तो ये लड़ाई चल रही थी कि साहब व्यापारियों का मेला है और पैसे हैं नहीं। तो हमने कहा कि भैया व्यापारियों के मेले में पैसे कैसे नहीं होंगे। तो वो विश्वास की कमी के बावजूद, पैसे तो थे लेकिन लोगों को लगता था कि साहब ये धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, कोई धार्मिक आयोजन कर रहा है तो ये पैसे ही खाएगा। लेकिन आप सोचो कि वो अन्नपूर्णा का जो मेला है वो इस समय अपने अच्छे उसमें है, अच्छी पोजीशन में, 7 दिन अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां हमने सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत करी, 20-25 हजार रुपए अपनी तरफ से चंदा दिया और नगर पालिका से 51,000 दिलाना चालू कर दिया। अब जब हम लोग हटे तो वो 51,000 उनको मिलना बंद हो गया। देखो फिर वो नियम कैसे चेंज कर देते हैं, जो लोग होते हैं वो हमने बंद कर दिया। लेकिन आप समझो कि हमने जो है लाल कड़क का रामलीला, ऐसे बहुत सारे क्रिकेट टीम है जो जिसको जिस क्षेत्र में आगे जाना है। पहली बार रामलीला के कलाकारों का सम्मान हम लोगों ने किया। पहले बार जो अच्छे व्यापारी नए हैं उनको लगे कि समाज हमको देख रहा है, ऐसे व्यापारियों का जो नए लड़के हैं जिनकी उम्र 30 साल 32 साल, उनने या तो अपने पिताजी का जो व्यापार है वो टेक ओवर किया है या उनने नया व्यापार स्थापित किया है, या अन्य क्षेत्र में जिसने भी काम किया वो हमने चालू किया। बुंदेलखंडी में 2010 में यूट्यूब पे आपको हमारा भाषण होगा, उसमें जितने कलाकार हैं, पहली बार हमने नगर पालिका में ये शुरुआत करी तो उन सब कलाकारों को एक जगह लेके आए हम और सबको 10-10-15 क्योंकि उनको एक मंच मिलना चाहिए, उनको मंच मिला है। इसके बाद छतरपुर के मेले में हमने छतरपुर के ही लोगों को अतिथि बना के और उनका सम्मान करना चालू किया। जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि लोगों का मान सम्मान, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान, अपने वरिष्ठों का मान सम्मान, तो ये सब चीजें तो लोगों का जुड़ाव होता है। जब उसको लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये हमारी कहीं ना कहीं अगर हम इनसे सोचेंगे तो ये मदद करेगा, और हमको भी हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमको भी आत्मसंतुष्टि होती है, तो वो आपसे कनेक्ट करते हैं। और जहां तक युवाओं की बात है तो युवाओं के लिए तो हमेशा से हमारा ये शुरुआत से ही आप देखना कभी भी कहीं पे कोई उद्बोधन होगा, क्योंकि उनको बड़ा एक अपने आप को प्रूफ करने में बहुत समय लगता है और समाज उनको बड़ा परखता है, घर वाले भी परखते हैं। अगर कोई नया बच्चा 20-22 साल का है
वो कहेगा कि साहब हम मूंगफली के छिलके से उसका वो बनाएंगे जो जलने के काम आएगा, और वो अगर ये सुझाव देगा तो घर वाले नहीं सुनते, तो उसको बेचारा वो भटकाव के दौर में रहता है। उसको उसकी बात सुन के आप उसमें जो कमी है, जो अच्छाई है, उनको दूर करके और उसको आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित करोगे तो वो आपको कनेक्ट करेगी, और आप उसको लगेगा कि कोई बड़ा भाई है या ये है जो हमारी मदद करना चाह रहा है। आप में ऑनेस्टी होना चाहिए। हम लोगों ने कोशिश करी कि लोग जो हमारे युवा है वो नशे की तरफ न जाएं, वो अपराध की तरफ न जाएं, उनके अंदर स्थायित्व हो, उनके अंदर काम करने की ललक पैदा करें, हम मोटिवेशन हो कि हमको अपनी संस्कृति से जुड़ना है, हमें अपने परिवार की देख रेख करनी है। हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ घूमना चालू किया। माता जी पिताजी 8-10 साल से हम लोग जाते। अब आप देखो, नहीं तो पहले मतलब अजीब सी धारणाएं समाज में है कि अगर घूमने जाना है तो पति पत्नी जाए। हम सब माता पिताजी के साथ तब हम लोगों ने घूमना चालू किया, तो लोगों के अंदर फिर एक विश्वास पैदा होता है। हमने धार्मिक आयोजन को करना चालू किया तो फिर बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, कंपटीशन हो गया, बहुत नेताओं ने चालू कर दिए, इतनी सारी यात्राएं छतरपुर में, कांवड़ यात्रा नहीं निकलती। अब आप देखो कांवड़ यात्रा निकल रही है, तो आप लोगों को चाहिए कि कोई करके दिखाए, जैसे ही वो करके दिखा देता। अगर 37 गेंद पे 100 रन पहली बार बनेंगे तो फिर 35 का प्रयास करता है, लोग 33 का प्रयास करते हैं, लेकिन पहली बार तो किसी को करना है। तो जैसे हम लोगों ने वो काम चालू की, और आज से नहीं, कॉलेज टाइम से, जैसे हमने पहले बोला कि कॉलेज में हम लोग ये कोशिश करते थे कि लोगों जो बाहर से आने वाले बच्चे उनको परेशान ना होना पड़े, उनको कमरे की व्यवस्था। बुंदेलखंड हम लोग बुंदेलखंड पैनल करके एक ऐसे सामाजिक संगठन बनाते थे जो लोगों की मदद करते थे, जिसके पास किताबें नहीं है तो जो सीनियर है उनसे दिलानी। तो ऐसे लोगों को कनेक्ट करो आप, तो आप कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा काम करो। आप पर गुंडागर्दी के आरोप भी लगते रहे हैं, तो उन आरोपों की कितनी सच्चाई है? आपने उन चुनौतियों से फिर कैसे मतलब अपने आप को वो किया? देखो भाई, ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में क्या है, आप सोचो कि 2004 में छतरपुर हम लोग वापस लौटे। 2004 तक हमने बहुत सारे तैयारी करी, बहुत सारे टेस्ट निकाले। सागर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में 3rd रैंक आई, बीएससी करी मैथ से, एलएलबी करी, इतना सब पढ़ा। पढ़ने के बाद जब छतरपुर आए, और छतरपुर आके हमने सोचा कि अब अब्बा जी की वैचारिकता को आगे बढ़ाना है, घर में कोई तो राजनीति करेगा। तो आप सोचो उसका फल क्या हुआ। जब यहाँ की व्यवस्थाएं देखी हम लोगों ने तो इतना परेशान करने वाली थी। एक विद्युत विभाग का सबसे पहला झगड़ा तो नहीं कह सकते उसमें, क्योंकि उसमें कोई मारपीट नहीं हुई थी, सिर्फ हम लोगों ने उनका घेराव किया। घेराव करने से हमारे ही नेताओं ने ये बयान पेपर में दिया कि हाँ मैं ये मानता हूँ युवा मोर्चा अराजक। भाई हम क्या करने गए, हमारे पास लोग आए, उन्होंने कहा कि साहब रसीद दे नहीं रहे हैं, 6,000 रुपये ले रहे हैं किसान। अपने में ललक होती कि हम अपने क्षेत्र में पढ़ के आए। एक गांव था रसोईया भदौरिया, 10 साल से वहां डीपी नहीं थी। सोचो आप, ये 2004 की बात। हम लोगों ने घेराव कर दिया वहां पे जाके। 15 दिन बाद एक केस हमारे ऊपर रजिस्टर्ड। केस किस चीज का? साहब हम लोगों ने वहां पे जाके तोड़फोड़ करी। अगर करी थी तो फिर तत्काल ही केस रजिस्टर्ड होना चाहिए था, उसमें कोई एमएलसी भी नहीं हुई। अमूमन केस जो रजिस्टर्ड होता है तो वो एमएलसी होता है। ये भावना, जब हम लोग दिल्ली में थे तो ये सिखाया गया कि व्यवस्था से लड़ना है आपको। अगर व्यवस्था खराब आपको दिख रही है तो सुधार करने के लिए उससे लड़ना। लड़ने का अर्थ ये नहीं था कि हमको लड़ाई कोई उससे करनी थी। फिर आए, हमने अपना व्यापार चालू करना था भैया, क्रैशर चालू किया हमने। तो क्रैशर वाला ये था कि साहब दूसरा क्रैशर ही नहीं लगेगा यहाँ। तो अब वो क्रैशर लगा तो फिर उनने हम क्रैशर पे हमला हो गया, हमने अपना बचाव किया। ये कहो कि हम बच गए, ठीक है। फिर पार्टी में आके हम लोगों ने समस्या देखी कि जो आरोप लगे कि भाई पार्टी में भी ऐसी चीजें हुई कि एक कलेक्ट्रेट में कि वहां पे बक्सवाहा के सब जो जनपद सदस्य हैं उनको एक टीम भर के ले आई, और उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना। क्योंकि बड़ा मल्हारा के चुनाव में भाजपा जीती। हमारे संगठन मंत्री थे माननीय शैलेंद्र बरुआ जी भाई साहब, जिन्होंने हम लोगों को बड़ा मजबूती से हमेशा साथ दिया।
उनने कहा कि कैसे भी करके आज पार्टी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। कैसे भी करके वो हमको छुड़ाने हैं, और छुड़ाने का आशय ये नहीं था कि हमको उनको भाई वो छूट जाए और किसी को भी वोट दे। तो हम लोगों ने ये कोशिश करी कि वो हम छुड़ा लें। जिसके अंडर में थे वो हार्डकोर क्रिमिनल थे, उन पे जिला बदर जैसी कई कार्रवाइयां थी। तो हम लोगों ने सिर्फ गेट से उनको उतारा कलेक्ट्रेट में। तो वो एक आरोप हो गया कि साहब कलेक्ट्रेट में झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात पे हो रहा है ये कोई नहीं है। फिर नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह बनी तो कक्ष को लेके झगड़ा हो गया कि क्या झगड़ा था, ये सबको सोचना और समझना चाहिए कि वो झगड़ा ऐसा था कि महिलाओं का कक्ष है, उसके बगल में कहीं पे भी बैठते हैं और बुंदेलखंड की सामान्य बोलचाल की भाषा में भी थोड़ा गाली एक दूसरे देने का प्रावधान है। तो हम लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि भाई ये इस तरफ रहे कक्ष, क्योंकि ये महिला या तो महिला होती है, उपाध्यक्ष महिला, तो वो उनको ऐसे हमारे ही नेताओं ने बढ़िया शय दे दी उनको कि भैया तुम वो अध्यक्ष बना देंगे, इनको अध्यक्ष मिटा देंगे, इसलिए वो झगड़ा हो गया। तो झगड़े के पीछे की जो का ऐसे 3-4 झगड़े हो गए, और वो झगड़े भी ऐसे नहीं थे कि जिसमें बड़े किसी को गोली लग गई हो, कोई बहुत घायल हो गया हो, या किसी का वो ही नहीं, ना किसी का सर फटा हो, उस पे बहुत सिर्फ झगड़े नहीं कह सकते आप, ये स्वाभाविक रूप से किसी भी अन्याय के प्रति एक लड़ाई है। अगर आपको ये लग रहा है, और हम बुंदेलखंड की परंपरा देखते हैं कि अगर एक घर में एक भाई से लड़ाई हुई तो गांव के विरोधी लग के पूरों के नाम लिखवाएं, पूरों के नाम आ जाएं, जे घर बिल्कुल बर्बाद हो जाए। मतलब ऐसी भावना क्यों? भावना ऐसी होनी चाहिए कि जो जेन्युइन हो, कि भैया ये लाइन अगर क्रॉस करोगे आप, तो इसमें हम लोगों का नाम होना चाहिए था कि एक कोई व्यक्ति ऐसा है जो न्याय के लिए लड़ रहा है, एक व्यक्ति जो ऐसा है जो सम्मान के लिए लड़ रहा है, एक व्यक्ति कोई ऐसा है जो यहाँ पे बराबरी के अधिकार के लिए लड़ रहा है, एक व्यक्ति कोई ऐसा है जो यहाँ पे काम धंधों पे हमने यहाँ पे ये देखा भैया कि एक गांव में एक के पास ट्रैक्टर है और एक के पास थ्रेशर है, तो उसी का ट्रैक्टर और थ्रेशर ही जुताई करे, अन्य लोग जुताई नहीं करेंगे। तो एक ऐसी व्यवस्था है, ये क्यों है ऐसी व्यवस्था? भाई सबको समान अवसर होना चाहिए। जब इस पे आप अगर आप इस पे उतरोगे मैदान में, तो वो कहेंगे कि भैया ये गुंडागर्दी है। भाई किसी की जमीन पे कब्जा करने की लेके कोई लड़ाई हुई हो, किसी को ऐसे चोट पहुंचाने की कोई, ये तो लड़ाई अन्याय के प्रति ये लड़ाई शोषित की वंचित की लड़ाई है। कोई बालू में कब्जा करने की लड़ाई नहीं है, कोई दारू को वितरित करने की लड़ाई नहीं है। तो आप सोचो कि ऐसी चीजों की लड़ाई नहीं है। आज आप देखो कि जो नेतागिरी में थोड़ा सा भी कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जे करना, उस पे गोली चला देना, उस पे ये सब होता, तो आप कहते कि साहब गुंडागर्दी होती। ये लड़ाई जो है वो अन्याय की लड़ाई है। जो यहाँ पे समानता का अधिकार बुंदेलखंड में नहीं, कि साहब ट्रैक्टर एक ही आदमी का चलेगा, ये थ्रेसर एक ही आदमी का चलेगा। तो ये समानता की लड़ाई में तो आपको मैदान में उतरो, आप तो व्यवस्था से लड़ो। अधिकारियों का ऐसा रहता है कि उनने जो बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य है, वो जो सोच रहे हैं वो सबसे अच्छा है। और यहाँ के नेताओं के अंदर इतना अपने अंदर इतना अपना ऑरा बनाना है कि हम जो बोलेंगे वो होना है, यहाँ जो लोगों के हित का काम है वो होना है। हम नगर पालिका में थे तो हम लोगों ने ये इस दबाव का उपयोग किया कि भैया जहां जनता कहेगी वहां रोड डलेगा, रात में कहेगी सुबह से रोड डलेगा। वो अगर हमारे यहाँ 2 सीनियर सिटीजन आए और उनने 4 घंटे टैक्स जमा नहीं किया, तो अब हमने फिर उनका, वो जो कर्मचारी थे वो वहीं पे सस्पेंड हो गए। हमने ये कोशिश करी कि जो टैक्स देने वाला है हम उसके दरवाजे तक जाएं, जो प्लॉट चढ़ाने वाला है हम उसके दरवाजे तक जाएं। इसमें भ्रष्टाचार भी कम होता है। और आप चाहे आपकी भवन निर्माण स्वीकृति अभियान चला के हमने लोगों को इससे जोड़ा। अगर गुंडागर्दी और ये सब चीजें होती तो इनमें तो सब में पैसा खाया जाता। आज आप देख लो कि मतलब कैसे ये व्यवस्थाएं जो हमने सरलीकृत करी थी वो जस की तस हो गई जाके। तो हमारा उद्देश्य हमेशा से समानता का अधिकार दिलाना, लोगों को न्याय दिलाना, और उसका था, और उसका हमको यश मिलना चाहिए। उसका अपयश जो है वो
चूंकि यहाँ पे जो लोग थे उनको ये व्यवस्था चाहिए नहीं, वो तो अपने महिमा मंडन की व्यवस्था चाहिए थी कि लोग आए उनके दरवाजे पे घंटों बैठे रहे, फिर उनसे उनकी मुलाकात ना हो, और अगर सामने वाला नेता एक फोन भी लगा ले तो ऐसा हो जाए जैसे वरदान सा मिल रहा है। भाई वो उसका सेवक है, जो जिसने उसको वोट दिया है वो उसका मालिक है, उसने 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 अपना प्रतिनिधि उसको बनाया, उसको हर चीज और न्याय का अधिकार उसको यहाँ पे होना चाहिए, उसको जीने का अधिकार यहाँ पे होना चाहिए। गरीब आदमी है, पोषित है, ऐसा आदमी है जो बिल्कुल कुछ किसी काम का भी ना हो, उसको भी अधिकार हो। हमने ऐसी सामाजिक चीजें छतरपुर में नगर पालिका से करी और हमने चालू करी, और आप देखो विभिन्न समाज के लोग जब यहाँ से कोरोना काल में लोग जा रहे थे, कोई चाय पिला रहा, कोई पानी पिला रहा, कोई चप्पल पहना रहा, कोई वो हमारे कहने पे नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक ट्रस्ट जगा कि ऐसे काम करने चाहिए। तब ये इसमें हमने आपसे कहा कि यज्ञ जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती, तो ये यज्ञ है छतरपुर को आगे ले जाने का, ये यज्ञ है। तो उसमें जो कुछ नहीं कर रहा वो ठीक है, ये एक बड़ी हमने यहाँ पे राजनीति में बोले वे कछु नहीं कर रहा, तो अच्छो नहीं कर रहा तो बुरा भी नहीं कर रहा। तो आप सोचो, तो अच्छा करने के लिए बने हुआ, आप बुरा का काम तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो जनप्रतिनिधि का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए काम करे, आपके लिए जिए, आपके लिए मरे, आपके लिए काम करे। इसके लिए अगर कुछ भी हमको आरोप है लगते रहेंगे, जब हम नहीं होंगे तो उसकी बड़ी चर्चा होगी कि साहब एक था ऐसा जो ऐसा काम करता था। छतरपुर में अब किस प्रकार की राजनीति होती है, वर्चस्व की या फिर जनता प्रेम की? देखिए, ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर उसको जनता प्रेम की राजनीति करनी है, लोगों के हित की राजनीति करनी है, तो करनी ही चाहिए। अब वर्चस्व की राजनीति देखिए, हमने आपसे पहले कहा कि छतरपुर में तो ऐसा ट्रेंड था कि आदमी जो नेता है वो बड़ा राजा जैसी जिंदगी है, उसके लोग इंतजार करें, फिर वो आए, फिर एक फोन कर दिया। पहले उसको कन्विंस करो आप, फिर वो फोन करेगा, फिर वो बड़ा उसको उस पे एहसान होगा। जो अपने विरोधी हैं उन पे एलिगेशन लगाओ और उन पे केस लगवा दो। अभी जैसे बहुत ये चल रहा है कि अ, जो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, जिनको पार्टी से अवसर मिला, अपने ही दल के लोगों पे उनने आरोप लगाया, साहब इसने काम नहीं किया। उसकी एक प्रक्रिया होती है कि भैया आप उसकी शिकायत करो, पार्टी निर्णय करेगी। भाई पार्टी ने आपको टिकट दिया, पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया, या किसी आप थोड़ी उसके तरता धरता बन जाओगे कि भैया उस पे हम केस लगवा दें, उसका व्यापार खत्म कर दें, उस पे बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर दें। डिस्ट्रॉय करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है ए पार्टी विथ डिफरेंस, यानी हम मुद्दों पे हो सकता है हमारे विचार अलग हो, लेकिन हम सब साथ में रहेंगे, अब काम करेंगे। तो आजकल थोड़ा सा ये प्रवृत्ति जो है ये ज्यादा आगे जा रही है कि जो सामने वाला है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको खत्म कर दो, उस पे आरोप लगा दो, उसको ये कर दो। आप बनते क्यों हैं? हम बने इसलिए हैं, जिस दिन हम पहला नगर पालिका का चुनाव लड़े तो हम 1000 वोट से जीते। बहुत सारे लोग थे वो हमको इस दुष्प्रचार के कारण, बहुत सारा दुष्प्रचार हुआ उस चुनाव में, लोगों ने पत्र बांटे, वो भी हमारी पार्टी के लोग थे, उनने हमको हमारा जो विरोध किया, बहुत बिना बात का, कोई ना उनसे हमारा उनका तो हम लोगों ने साथ ही दिया, लेकिन विरोध किया। तो आप सोचो कि वो चुनाव जैसे तैसे हम जीते, तो दूसरा चुनाव हम 17,000 से जीते। तो अगर जनता के प्रेम की राजनीति नहीं करी होती तो हम कैसे जीत जाते? पहली चीज, 17,000 से जीतना बड़ी बात। चुनाव जीतना लगातार ये तो वोट बैंक के कारण भी होता है, लेकिन नगर पालिका में काम करके दूसरा चुनाव 17,000 से जीतो, क्योंकि किसी की नाली का मुद्दा है, किसी की सड़क का मुद्दा है। तीसरा चुनाव जो है वो हम यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़के, तो वो हम 2-2,500 वोट से हार गए। उस समय भी भाजपा में थोड़ा सा ये एंटी इनकम्बेंसी थी, थोड़ा अगल बगल की सीटें 30-30,000 से भाजपा हारी थी, तब हम 20,000, तब हम 2-2,500 से चुनाव हारे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि नया कोई व्यक्ति, युवा कोई व्यक्ति आता है तो उसको दुष्प्रचार का सामना करना ही पड़ता है। अगर वो व्यापार करेगा तो एक काम हुआ कि यहाँ पे एक कॉलोनी वालों ने दूसरी कॉलोनी वालों के लिए उड़ा दिया कि उस कॉलोनी में भूत है। वे बेचारे जो जिसके लिए उड़ गया वो वे भागवत करा रहे कि नहीं है भूत, हमारी कॉलोनी है। आखिरकार उन्होंने अपनी कॉलोनी दूसरे को दी तो भूत भग गए। देख अब उसी कॉलोनी में लोग
तो ये छतरपुर है, ये बुंदेलखंड है, यहाँ पीपल में भूत की अवधारणा बैठाल के लोग और फिर वो तो ये जो है ये थोड़ी सी अभी जरूर चल रही है, ये स्थिति चल रही है, लेकिन वो बहुत दिन तक चलती नहीं है। ये सब विचारधाराएं ना चलती हैं अनवरत इतने वर्षों से। इतने बड़े बड़े लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम ही राजा बने रहें, लेकिन वो बन नहीं, हमेशा कोई नहीं बन पाता समय, और इसका तो तय बात है ये। और ऐसा है नहीं कि आप तो ये ऐसी राजनीति जो है वो प्रेम की ही राजनीति होना चाहिए। वही जिस दिन हमने चुनाव लड़ लिया, लड़ने के बाद फिर देखेंगे अगली बार क्या जी। कैसा हो रहा है। सर, एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप छतरपुर में कौन-कौन से बदलाव करना चाहते हैं? जो आप देखिए, हमने तो ये शुरुआत में ही अपन ने सब इस पे बातचीत हो गई कि जो युवा है हमारा उसको रोजगार कैसे मिले, वो यहाँ पे चीजें कैसे आए। अभी राजनीति की चीजें ये है कि कोई सरकार कोई प्रोजेक्ट ला देती है, उस पे अपनी सील ठप्पा मोहर के लिए लड़ाई है कि साहब हमने ये कर दिया, और ने कहा हमने ये कर दिया। अभी आपने यहाँ की राजनीति में ये नहीं देखा होगा कि वो किसी प्रोजेक्ट की घोषणा करें और फिर उसको पूरा कराएं। आपको हम एक चीज बता रहे हैं, बहुत साल पहले छतरपुर में होर्डिंग लग गई कि यहाँ पे जो है वो बाईपास बन रहा है, साहब इनने पास करा दिया बाईपास, वो बना ही नहीं आज तक। तो मतलब ये चीज ना हो के ये लड़ाई हो कि साहब हम काम कैसे करना, काम का हमारा तरीका क्या होना चाहिए। हमारा मानना हमेशा से ऐसा है कि जब जैसे उससे कनेक्टिंग क्वेश्चन है कि जब तक हम विजनरी नहीं होंगे, हमारा कोई विजन नहीं होगा, हमारा कुछ हम छतरपुर में हमने डिवाइडर बनाया, हमने स्टेडियम ठीक किया, फिर स्टेडियम अमृत में केंद्र सरकार की अमृत परियोजना में शामिल हुआ। हम डिवाइडर रेलवे स्टेशन तक सड़क चौड़ी कर दिया हमने, बिजावर ना की हर रोड को चौड़ीकरण करना, डिवाइडर बनाना। उस समय जब डिवाइडर के प्रति लोगों का भरोसा नहीं था, लोगों ने यह भ्रम फैला दिया, बहुत सारे पत्रकार भाई भी उसमें मिल गए कि साहब ये मौत का डिवाइडर है, धमाका, यानी उसकी उपयोगिता को बताने की बजाय जैसे अभी कुंभ में चल रहा है वैसा ही। तो आप समझ लो आप कि वो जो आज जहाँ डिवाइडर नहीं है वहाँ जाम लग रहा है, जहाँ डिवाइडर है वहाँ जाम नहीं लग। एक आने जाने वालों के लिए एक अलग रास्ता होती है और आने वालों के लिए एक अलग रास्ता होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें तो छतरपुर में होनी चाहिए। अच्छे स्टेडियम छतरपुर में होना चाहिए, एकेडमीज नहीं है, एकेडमी होनी चाहिए। हमने कोशिश करी थी कि हर गांव में के बीच में कहीं हम एक अच्छे केंद्र खोलें जिसमें हमारा युवा तैयार हो। हमने माननीय राजनाथ सिंह जी को ये चिट्ठी सौंपी थी कि यहाँ पे सेना की भर्ती हो। यानी आप विजन के साथ तो काम करो, यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगे। जब आप सोचो जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय यहाँ पे सागर और वहाँ पे अभी भी राकड़ के पहाड़ हैं। एक लाहौर की कंपनी काम करती थी, लोहा कंपनी, और यहाँ लोहा निकलता। फिर जब आप विजन होगा आपके पास, आप बैठोगे लोगों के पास, तो आप काम कर पाओगे कि हमको करना क्या है। वही जो काम हमने कर दिए तोड़ के उसको ठीक करते रहो, सही करते रहो, फिर तोड़ दो फिर बना दो, फिर तोड़ दो फिर बना दो। ऐसे भाई हमको वो काम करना कि जिससे यहाँ रोजगार बने, महिलाओं के लिए रोजगार की स्थिति हो। हमने एक महिला अध्या समिति बना के और लोगों को आज वो धीरे धीरे कम काम कर रही है, लेकिन एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना किसी ने। तो काम कर रही है तो युवाओं की स्थिति अच्छी हो, इन सबके लिए काम करना चाहिए। ये बदलाव बहुत जरूरी है। राजनीतिक द्वेष को जब हम छोड़ेंगे, जब हम सिर्फ क्रिएशन हमारे जीवन में होगा, तो हम अच्छे काम कर पाएंगे। जीवन उतना ही है, आप लगाओगे किस में? आप ईर्ष्या में लगाओगे, आप बदला लेने में लगाओगे, आप अन्य कामों में लगाओगे। अब उनको क्या लगता है कि साहब ये डर बना के हम लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएंगे, लोग हमसे जुड़ जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता। हमने 20,000 गरीब बच्चियों की शादियों में कुछ ना कुछ मदद करी है, उनसे कनेक्ट है हम लोग। अब वो तो ऐसे होता है कि भैया जैसे जो जीत गया, जैसे एक इलेक्शन में हम 2-2,500 वोट से पीछे रह गए, तो इसका मतलब नहीं है लोगों ने उस समय सोचा कि भाजपा को बदलना है, तो उनके अंदर ये भाव था। अब उनने सोचा कि भाजपा की सरकार लानी है, तो कोई भी चुनाव जीत गया। तो जो लहर में लड़े चुनाव वो सोचें कि हम बहुत योग्य हैं इसलिए जीत गए, ऐसे नहीं होता भैया। आपके काम का जो है वो दल और आपके काम का एनालिसिस होता है। तो हमको ये बदलाव छतरपुर या बुंदेलखंड में तब होगा जब हम
विजन के साथ राजनीति करेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले उस पे काम करेंगे, किसानों पे काम करेंगे, तब होगा। आजकल ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक पद पाने के बाद वो समाज या फिर क्षेत्र का विकास के अलावा वो अपने पर्सनल जीवन पे के विकास पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस बात पर आपका क्या कहना है कि ये अब देखिए, राजनीतिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक पंच निष्ठा है, उसमें एक निष्ठा है कि सामाजिक मूल्यों के साथ राज। जब हम राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं तो हमसे ये अपेक्षा कोई ये नहीं कर सकता कि हम जो है वो जो जिन सामाजिक मूल्यों को समाज ने स्थापित किया है उनको हम तोड़ें। हम जब ऐसे न काम धंधे ऐसे करें जो सामाजिक मूल्य के हैं, तो मूल्य में जिनको लोगों ने मनाही करी है कि नहीं साहब आपको नहीं करना ये। घर का जो बड़ा होता है, जब बचपन से हम जीते हैं तो हमको लगता है कि हमारे जो पिता हैं वो सबसे बड़े हीरो हैं। तो क्यों हीरो हैं? अब अगर हम और पिता भी ये कोशिश करते हैं अमूमन 70% कि अगर उनमें कोई व्यसन है तो वो अपने पुत्र के सामने ना करे, नहीं तो वो उसको लगेगा कि साहब ये उसको कोई दर्द है तो वो पुत्र को नहीं बताता। तो उससे ये अपेक्षा करी जाती है कि आप जो है वो आपके अंदर धैर्य हो, आपके अंदर विवेक हो, आपके अंदर जो सामाजिकता है उसको निभाने की क्षमता हो। और पहले इसको कनेक्ट कर देते थे कि भाई ऐसा करोगे तो भगवान से, अब भगवान से डरना बंद कर दिया आदमी। लोक लाज को लोग डरते थे कि भाई लोक लाज है, तो अब क्या हो रहा है कि सबको लग रहा है कि राजनीति मतलब पैसा, पैसा कमाओ और फिर राजनीति में खर्च करो और फिर उससे आप बन जाओ। ठीक है, ये ऐसे नहीं होता। ऐसा होता तो इस देश के बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन राष्ट्र अपन बनते नेता में राजनीतिक जीवन में इसलिए है कि हम किसी या तो दल से जुड़े होते हैं या हम अपने उससे जुड़े होते हैं। उस दल की क्या परिभाषा है, क्या उसकी फिलॉसफी। तो भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी तो है कि अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति की चिंता करनी है हमको। सबकी एकात्मता, तो दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद का सिद्धांत है कि सब कुछ एक है, एक आत्मा है। मानववाद यानी मनुष्य के लिए काम करना है, न जाति न धर्म न। तो ये आप समझिए कि जो राजनीतिक जीवन में हम काम कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो उससे हमारी पीछे वाली पीढ़ी काम करेगी। अगर कोई शॉर्टकट रगड़ के कोई आ जाएगा तो फिर आप उसको, हमने जैसे कहा कि पद है, उस पद से लोगों की क्या अपेक्षा है, आपकी क्या अपेक्षा है और आप कैसे आगे जा पाओ। ये तीन चीजें जब तक आप अपने उसमें रखोगे नहीं तब तक आप उस पद से न्याय नहीं कर पाओ। तो आप ये धारणा जो है ये तब खत्म होगी जब, जो पहले क्या था कि जो जब 60 साल का ऊपर हो जाता था तो आदमी राजनीति करता, बोले सब जीवन से मुक्त हो गए, अब चलो राजनीति करें। राजनीति करें मतलब लोग उसको उत्थान का कारण नहीं मानते, लोग उसको अपने जीवन में जो उसने पूरे जीवन काम किया है उसमें वो अच्छा कैसे कर सकता है, इसके लिए राजनीति। अब युवा लोगों को आगे उनका भी ये दायित्व है कि हम जो है वो लोगों के हित के बारे में सोचें। अगर हम पैसा की तरफ चले गए तो जो हमारे समाज की हमसे जो अपेक्षा है वो खत्म होगी, फिर हमारा जो कद है वो डाउन होगा और हम जो सब लोग हैं, फिर वो जो नेता शब्द सुभाष चंद्र बोस जी के लिए गर्व का विषय था, तो वो नेता शब्द जो है वो गाली का विषय होता है। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि उसका पालन करें, जमीनों में कब्जे नहीं करें, हम अपने नाम न लिखाएं, ऐसे चीज़ों का दारू बालू इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपना एक अच्छा और ऑनेस्ट व्यापार करो। आप ऑनेस्टी के साथ अच्छे व्यापार में करो, नए बच्चों को व्यापार दो, व्यापारिक क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाओ। छतरपुर में आप सोचो कि डाई-स्पोर पैराफ्लाइट सबसे ज़्यादा पैदा होता है और कटनी में इसका सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है। आप सोचो यहाँ के युवाओं को कहाँ रोजगार मिलेगा, ये हमको ये सोचना है। तो आज का हमारा पॉडकास्ट यही समाप्त होता है। एक और रोमांचक एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक खोज करते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।